33 साल बाद दुर्लभ चंद्र ग्रहण। जी हां, इस बार 28 सितंबर को आसमान में अनोखा नजारा दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण में दो अनोखी खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। ये चंद्र ग्रहण अलग इसलिए है क्योंकि इस बार सुपरमून ग्रहण है, यानी एक ऐसा संयोग जब सुपरमून और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ दिखाई देंगे। ये चंद्र ग्रहण पश्चिम भारत यानी गुजरात में दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज्यादा साफ तरीके से अमेरिका, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कुछ इलाकों में दिखाई देगा। भारत में इस ग्रहण का क्या असर होगा, 12 राशियों पर यह चंद्र ग्रहण क्या असर दिखाएगा, ये जानने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। प्रणाम। तो पंडित जी आपको विस्तार से इस बार के इस चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे कि आखिर ये जो चंद्र ग्रहण है ये खास क्यों है। जी शास्त्री जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सभी जो ग्रहण होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर विज्ञान की बात करें और धर्मशास्त्र की बात करें तो दोनों का मत एक ही है। विज्ञान भी वही बात कहता है और धर्मशास्त्र भी वही कहता है। महाभारत और श्रीमद् भागवत जी, राजा बलि का शासन था और उस समय दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके और देवताओं का सर्वस्व छीन लिया, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में सभी देवता मिलकर के भगवान श्री हरि नारायण की शरण में जाते हैं और भगवान विष्णु ने उस समय देवताओं को ये कहा कि दैत्यों को साथ लेकर के समुद्र का मंथन करो और समुद्र मंथन करने के बाद वहां जो रत्न निकलेंगे वहां अमृत की प्राप्ति होगी और अमृत की प्राप्ति पर उन देवताओं को अमृत पिलाया जाएगा और दैत्यों को उससे वंचित किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। सभी देवता और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं, वहां पर अमृत की प्राप्ति हुई। भगवान श्री हरि नारायण स्वयं मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी देवताओं की पंक्ति में भगवान श्री हरि नारायण मोहिनी रूप में अमृत बांट रहे थे। उसी समय सिंहिका का पुत्र राहु नाम का दैत्य देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया और बैठ करके उसने भी अमृत का पान कर लिया। अब देखिए, संयोग की बात यह थी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के राहु बैठता है और अमृत का पान कर लिया। उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने भगवान मोहिनी से कहा कि आपने राहु को भी जो है अमृत पिला दिया है, इसने भी अमृत पान कर लिया है। अमृत की अमरता को, अमृत की महत्ता को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उसी समय सिंहिका के पुत्र राहु का सिर काट दिया, लेकिन चूंकि वह अमृत पान कर चुका था इसलिए राहु का एक भाग केतु और दूसरा भाग राहु कहलाया। केतु के कारण चंद्र ग्रहण और राहु के कारण सूर्य ग्रहण होता है। और हमेशा आप जब देखेंगे कि केतु के कारण जो चंद्र ग्रहण लगता है वो पूर्णमासी को लगता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। अब इस बार जो ग्रहों का योग बन रहा है तो आपको आश्चर्य होगा कि अभी ही भगवान सूर्य जो है उन्होंने सिंह राशि को पार किया है, कन्या राशि में प्रवेश किया है और चंद्रमा के साथ में केतु का जो संयोग बन रहा है, ये सारा जो चंद्र ग्रहण ऐसा जो संयोग है, आप पंचांग को उठा करके देखें, आपको आश्चर्य होगा कि 1982 में ऐसा चंद्र ग्रहण योग लगा था और अब जाकर के 2015 यानी 33 वर्ष के बाद ऐसा दुर्लभ ग्रह योग और चंद्र ग्रहण का योग है। ये निश्चित रूप से अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं पर डालेगा। जी हाँ, तो शास्त्री जी ने आपको यहाँ पर अभी ये समझाया कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है आखिर वो खास क्यों है। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्री जी, 12 राशि वालों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा ये मैं आपसे जानूंगी, विस्तार से समझाइएगा आप अच्छे से। पहले ये बताइए कि भारत देश में चांद पर ग्रहण लगने का सही समय क्या है और साथ साथ धार्मिक आधार पर इसका महत्व क्या है। जी देखिए, सबसे पहले तो समय को जानना बहुत आवश्यक है कि क्यों ग्रहण का समय जान करके और उसके नियमों का आचरण करना चाहिए। तो रात को 10:52 में सूतक का आरंभ होगा। अब प्रातः काल से ही ये चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा और प्रातः काल से ही जो इसका समय है मैं आपको बता दूं, बड़ी समय सारणी मेरे पास में है और इस समय सारणी के अनुसार 28 सितंबर 2015 को चंद्र ग्रहण प्रातः काल 5:41 पर यह ग्रहण आरंभ होगा और 5:41 से इसका सूतक काल आरंभ होगा और उसके बाद सायंकाल में 6:37 में
6:37 पर चंद्र ग्रहण का आरंभ होगा। क्योंकि हमेशा जब चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 10 घंटा पहले लगता है, और 10 घंटा पहले जब उसका सूतक काल लग जाता है और उसके ठीक 10 घंटे बाद ग्रहण का आरंभ होता है। अब इसको देखिए कि दूसरी बात क्या है कि रात को 7:41 पर चंद्र ग्रहण की जो है आंशिक रूप से आरंभ होगा, और इसके बाद सायंकाल में जब 6:37 से आरंभ होकर के 8:17 पर मून सुपर मून जो चंद्र ग्रहण है ये आरंभ होगा। रात के 9:57 में से लेकर के 10:52 में जाकर के इसका सूतक, क्योंकि ग्रहण के 1 घंटे बाद भी ये सूतक रहता है, तो ग्रहण के 1 घंटे बाद तक सूतक रहेगा। और रात के 9:57 में यद्यपि ग्रहण की समाप्ति होगी, तथापि उसका 1 घंटे तक 58 मिनट तक उसका सूतक रहेगा, अर्थात रात के 10:52 में जाकर के सूतक की समाप्ति होगी। इस प्रकार पूरा दिन 28 तारीख को आप देखिए, क्योंकि पूर्णमासी है और पूर्णमासी होने के कारण ये जो पूरा दिन चंद्र ग्रहण का सूतक और सूतक के साथ ही ये सारा जो है चलता रहेगा। तो इस प्रकार से पूरे चंद्र ग्रहण का समय सारणी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम राशि अनुसार शास्त्री जी से जानकारी लेंगे। तो मेष और वृषभ राशि वाले जातक, उन लोगों पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, ये ग्रहण उन पर क्या असर डालेगा, और मेष और वृषभ राशि वाले ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। पहले हम मेष राशि वालों की बात करेंगे। जी शाह। ज्योत्सना बहन, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, चूंकि ये पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड जो भी पृथ्वी पर है, ये ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश्चते ग्रह, ये सब कुछ ग्रहों के अधीन है। आपको बड़ी स्पष्ट बात बता दूं ज्योतिष के बारे में, सर्वस्वम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है कि ज्योतिष के अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी दृश्यमान भासमान हो रहा है वो केवल और केवल ज्योतिष है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं मेष राशि, पहली राशि है मेष राशि के जो जातक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी रहेगी, गुप्त चिंताएं बढ़ेंगी, महत्वपूर्ण कार्य में विलंब होगा। अब इनको करना क्या है, मेष राशि के जो जातक हैं इनको चाहिए कि जल में लाल चंदन मिलाकर के स्नान करें, और स्नान के बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पूरे ग्रहण काल में किसी भी स्थान पर बैठ जाए, हनुमान जी के मंदिर में बैठ जाए अथवा अपने घर में बैठ जाए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इतना करने से निश्चित रूप से मेष राशि के जातकों पर इसका ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि को जहां हम देख रहे हैं, अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, और इसके साथ ही कठिन परिश्रम करने के बाद भी लाभ होने के योग कम बनते हैं। अब इसका जो वृष राशि के जातक हैं इनको उपाय क्या करना है कि जल में दूध मिलाकर स्नान करें, क्योंकि ग्रहण में स्नान का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो ग्रहण में दूध मिलाकर के स्नान करें। भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय, ये भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें। इतना करने से निश्चित रूप से वृष राशि पर जो ग्रह का दुष्प्रभाव है वो नहीं होगा, अशुभ फल की समाप्ति होगी, शुभ फल की अनुकूलता बढ़ेगी। चलिए तो बाकी राशि के जातकों की भी हम बात करेंगे कि उन पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, उन्हें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, बताएंगे शास्त्री जी आपको। अभी जरा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा शास्त्री जी, ऐसा भी कहा गया है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तभी मंदिर के कपाट जो है उन्हें बंद कर दिया जाता है। इसको लेकर धार्मिक मान्यता क्या है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो, वेद में लिखा है कि चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है, सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, इसलिए जब कभी भी सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, ऐसी स्थिति में कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर के कपाट पर्दा जो है वो लगा करके रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और भूल करके भी भगवान के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार से आप सब्जी आदि ना काटें, और भी कोई कार्य घर के जो है वो नहीं करना चाहिए। बैठ करके इस शुभ कार्य, क्या शुभ कार्य कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। जो भी आपकी राशि के देवता हैं अथवा आपके ऊपर जो ग्रह की अनुकूल स्थिति नहीं है, पर आपके कष्टदायक ग्रह चल रहे हैं, आप उन ग्रहों की शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। और इसको साथ में लेकर के और भी मैं आपको बता दूं
कि अनेक प्रकार के कोई भी नया व्यापार इस काल में नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल में विवाह आदि नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, चूड़ाकरण मुंडन नहीं कराना चाहिए, नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं उनमें शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। यहां तक कि ग्रहण काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका अग्नि संस्कार भी नहीं करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के बाद हम आपको कुछ और जो बाकी की राशियां हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि उन जातकों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव डलेगा और उन्हें क्या कुछ करना चाहिए ग्रहण के दौरान और क्या कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब हम बाकी राशि वालों की बात कर लेते हैं। बात होगी मिथुन और कर्क राशि के जातकों की। उन पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इन्हें क्या कुछ करना है, शास्त्री जी आपको बताएंगे। जी देखिए ज्योत्सना बहन, जहां पर मैं मिथुन राशि पर पड़ने वाले ग्रह को देख रहा हूं प्रभाव को, वहां इस प्रकार से दिख रहा है कि मिथुन राशि पर जो ग्रहों का प्रभाव है, रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे, व्यापार और कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। इनको उपाय क्या करना है कि जल में दूर्वा मिलाकर स्नान करें और ग्रहण काल में ओम गंग गणपते नमः, ये भगवान गणपति का एक अक्षरी मंत्र है, इसका अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों की, नौकरी वालों को पदोन्नति का योग बन रहा है, काम का दबाव अधिक होगा लेकिन लाभ होगा। परिश्रम करते रहें, भाग्य आपके बिल्कुल अनुकूल है, समय आपके साथ है। कर्क राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है, जल में गंगा जल मिलाएं, घर में ही बैठ करके स्नान करें, संभव हो सके तो गंगा जी में जाकर स्नान करें। ग्रहण के बाद भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र की 5 माला का जाप करें। इतना करने से ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो आप पर नहीं होगा, शुभ फल की प्राप्ति में उन्नति होगी, वृद्धि होगी। चलिए, तो अब शास्त्री जी आपको सिंह और कन्या राशि के जातकों को बताएंगे कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का और आपको क्या कुछ करना चाहिए। जी देखिए, अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को कारोबार सावधानी पूर्वक करें, उधार के लेन देन से बचें, धन हानि का योग चल रहा है भैया, लंबी यात्रा टाल दें। इसके लिए उपाय है कि जल में रोली मिलाकर स्नान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसी क्रम में कन्या राशि की बात करते हैं। असाध्य रोगों की वजह से परिवार में परेशानी बढ़ सकती है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और इसके साथ ही इनको चाहिए कि वाहन के साथ जो कन्या राशि के जातक हैं इनको चाहिए कि ग्रहण के बाद किसी गौशाला में जाकर के गौ को हरा चारा अवश्य डालें और ग्रहण काल में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। तो शास्त्री जी हमें राशि अनुसार जानकारी दे रहे हैं कि किस राशि के जातक को क्या कुछ करना चाहिए इस ग्रहण के दौरान और इस ग्रहण का उस पर क्या असर पड़ेगा और इसके साथ ही क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी आपको बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। जी शास्त्री जी। देखिए, सबसे पहले ज्योत्सना बहन मैं आपको बता दूं कि तुला राशि चूंकि मध्य की राशि है और इस राशि के जातकों पर बिना विचारे कोई कार्य ना करें, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। विरोधी मानसिक और आर्थिक परेशानी बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपने धैर्य रखना है, अपने धैर्य को खोना नहीं है। धैर्य और सूझबूझ के साथ अपना कार्य करें। अब तुला राशि के जो जातक हैं इनको उपाय क्या करना है ये समझें कि जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें और संभव हो सके तो शिव मंदिर में बैठ करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। ग्रहण के बाद कुछ पैसे अपने हाथों से लेकर के और जो ग्रहण का दान लेते हैं ऐसे व्यक्तियों को उनका पैसे का द्रव्य का दान करें। इससे ग्रह का प्रभाव आप पर, ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो शास्त्री जी ने आपको तुला राशि के जातकों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे। उन पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, इन्हें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, आप शास्त्री जी आपको ये बताएंगे। देखिए ज्योत्सना बहन, जहां वृश्चिक राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वर्तमान समय में मंगल की गोचर में शनि का योग चल रहा है। ऐसी स्थिति में भाग्य मददगार है,
निवेश करें, आपको लाभ होगा। नौकरी और राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नौकरी करते हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को भी विशेष सफलता मिलने का योग बन रहा है। चूंकि मंगल सेनापति है ग्रहों का, राशियों का, इसलिए मंगल प्रभावशाली ग्रह है। और यहाँ शनि का जो गोचर चल रहा है, ये एक समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी देने वाला है। अब जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनको उपाय क्या करना है कि जल में शहद मिला करके स्नान करें और तांबे के लोटे में गुड़ और गेहूं भर करके हनुमान जी के मंदिर में दान करें, अथवा जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, उनको ये सारी वस्तुओं का दान करें। संभव हो सके तो कोई रोगी है, ऐसे व्यक्ति को जो औषधि अपना इलाज नहीं करा सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप औषधि का दान कर सकते हैं। इतना करने से आप पर ग्रहण का बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ग्रहण को लेकर तमाम भ्रांतियां भी हैं, जैसे ग्रहण बच्चों, बूढ़ों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं होता है। ये महज अंधविश्वास है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी बातें जल्दी हजम नहीं होती हैं। तो इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है या मात्र ये अंधविश्वास ही है? शास्त्री जी आपको विस्तार से समझाएंगे। जी। देखिए, जहां पर हम ग्रहण की बात करते हैं, वैज्ञानिक युग की अगर बात करें तो ये वैज्ञानिक कुछ नहीं, सब वैसे ही है, ये तो अंधविश्वासी है। सच्चाई ये है कि ग्रहण को लेकर के जहां गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं या बालकों की बात करते हैं या वृद्धों की बात करते हैं, बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान सभी को रखना है, लेकिन बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं पर विशेष नियम लागू नहीं होते हैं कि उनको उस समय के बीच में भोजन नहीं करना है या औषधि नहीं लेना है। अगर औषधि की आवश्यकता है तो औषधि आपने अवश्य लेनी है, और औषधि कुछ खा करके ली जाती है, डॉक्टर ऐसा गाइड करते हैं, तो इसलिए कुछ खा करके ही औषधि लेनी है। कोई रोगी है, बीमार है, तो उन पर ग्रहण के जो नियम है वो लागू नहीं होते। ग्रहण का जो प्रभाव है वो राशि के अनुसार ही जीवन में पड़ता है, और जिसकी जो राशि है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च ते ग्रहा ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता, ऐसा लिखा है कि ये पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन आता है। और जिस प्रकार मैंने आपको बतलाया है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र बड़ा ही प्रत्यक्ष है, किसी प्रकार से अंधविश्वास नहीं फैलाता है। और जिस प्रकार आपके हाथ में रखा, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तथा वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धन संस्थितम, बड़ा स्पष्ट जो है वराहमिहिर ने बृहत संहिता में लिख दिया, सूर्य सिद्धांत में लिख दिया कि 18 सिद्धांतों में सूर्य सिद्धांत एक बड़ा ही अद्भुत सिद्धांत ग्रंथ है, जिस पर लिखा गया कि जिस प्रकार से मणिधारियों में सर्प श्रेष्ठ है, कलगी वाला मोर श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार से वेदांग में ज्योतिष शास्त्र सर्वोपरि है। और इस प्रकार से ज्योतिष कभी भी किसी प्रकार अंधविश्वास नहीं फैलाता, वो प्रत्यक्ष है। और वैज्ञानिक उस पर अनेक प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करने के लिए ऐसी बातें, अनर्गल बातें करते रहते हैं। इन वैज्ञानिकों के बातों पर ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं रहती। और जहां पर ज्योतिष पर बात करते हैं कि बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, ऐसा किसी ज्योतिष ग्रंथ में नहीं लिखा कि अगर वो रोगी है तो औषधि ना ले। ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रहण काल में भी उसने भोजन करना है, औषधि लेनी है। गर्भवती महिलाओं की जहां हम बात करते हैं, उनके लिए जरूर कुछ नियम है कि ग्रहण की जो किरणें हैं वो गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सुकुमार होता है, शरीर बहुत ही नाजुक होता है ऐसी स्थिति में। और प्रथमे जिस प्रकार से लिखा है कि मासेकेन शिरोद्वाभ्याम वाह अंगादि विग्रह नखलो मास्ति चरमाणी लिंग छिद्रो भवस्त्रभी, कि 1 महीने में गर्भ में रहने वाले बालक का सिर बनता है। द्वाभ्याम वाह अंगादि विग्रह, दूसरे महीने में शरीर के दूसरे अंग बनते हैं। नखलो मास्ति चरमाणी, नाखून है, रोम है, चर्म है, ये शरीर के तीसरे महीने में बन जाते हैं। और खडभीर जरायुणा वीता कुछो भ्रामति दक्षिणे, 6ठे महीने में बालक माता के शिशु जो है माता की कोख में घूमना आरंभ कर देता है। चूंकि गर्भस्थ शिशु बहुत ही जो है नाजुक शरीर होता है, ऐसी स्थिति में ग्रहण की जो तीव्र जो उसकी किरणें हैं, उनके उस तेज को यह बालक शिशु बर्दाश्त नहीं कर पाता गर्भ में। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इन नियमों को ध्यान रखना चाहिए। आचार, विचार, व्यवहार, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। धर्म में अपने जीवन को बनाना चाहिए, अपने व्यवहार को धर्म से जोड़ करके रखना चाहिए, क्योंकि माता के द्वारा किए गए सभी कृत्यों का प्रभाव गर्भ में रहने वाले
बालक पर पड़ता है, शिशु पर पड़ता है। इस बात का महाभारत बड़ा ही प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं शास्त्री जी ने आपको जो समझाने की कोशिश की है, आपने बहुत अच्छे से उनकी बात को समझा होगा और एटलीस्ट बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं ये सावधानियों का पालन जरूर करेंगे जो शास्त्री जी ने आपको समझाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी भी हैं। चलिए, अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उन पर इस ग्रहण का क्या असर पड़ेगा और वो लोग क्या उपाय करें, शास्त्री जी बताएंगे। देखिए, जहां हम धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि पर जो ग्रहों का योग बन रहा है, समस्याएं बढ़ सकती हैं। खान पान का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता बढ़ सकती है। इसलिए जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए उपाय है कि जल में हल्दी मिलाकर के स्नान करें, ग्रहण के बाद स्नान करें और ग्रहण के बाद शिवलिंग का पूजन करने के बाद 3 केला, चूंकि बृहस्पति इस राशि का स्वामी है और ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का अंक 3 है, 3 केला जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दें। इतना करने से ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो इस ग्रहण का प्रभाव मकर राशि वालों पर कैसा पड़ेगा और उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है और दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या वो उपाय कर सकते हैं, शास्त्री जी अब आपको ये बताएंगे। जी शास्त्री। ज्योत्सना बहन, जहां मकर राशि को देख रहे हैं, संतान की चिंता से परिवार में अशांति का वातावरण बढ़ सकता है। संतान की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, नौकरी को लेकर के बढ़ सकती है अथवा शिक्षा को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। इस कारण को लेकर के परिवार में एक अशांति का वातावरण बन सकता है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात बतला दूं आपको मैं कि जो मकर राशि के जातक हैं इनको उपाय क्या करना है। जल में काले तिल मिला करके स्नान करें और ओम शम शनैश्चराय नमः, शम शनैश्चराय नमः, ये भगवान शनिदेव का बड़ा सिद्ध मंत्र है, बड़ा सरल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें। इतना करने से निश्चित रूप से ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन में नहीं आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। तो शास्त्री जी हमें राशि अनुसार समझा रहे हैं कि किस राशि के जातक पर इस चंद्र ग्रहण का, जो इस बार 33 साल बाद दुर्लभ चंद्र ग्रहण जो जिस दुर्लभ संयोग में आया है, उसका हर जातक पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अब हम जरा कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी देखिए ज्योत्सना बहन, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि 11वीं राशि है कुंभ राशि। अब यहाँ पर जहां हम कुंभ राशि को देख रहे हैं, कुंभ राशि पर मुकदमों की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। आरोपों के कारण समाज में प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। क्योंकि इस राशि का स्वामी शनि है, तो बाहरी प्रेम संबंध परिवार में परेशानी का कारण तो बनेंगे ही। इसलिए भैया कुंभ राशि के जातकों को सावधान रहना है। बहुत बाहरी, घर के बाहर जरा प्रेम और प्रेम के चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके लिए उपाय क्या है। जल में सरसों का तेल मिलाएं, जल में सरसों का तेल मिलाकर स्नान करें। ग्रहण के बाद काले कपड़े में उड़द बांध करके दान करें और ग्रहण काल में ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप अगर आप लाल चंदन की माला में करते हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि जाप के समय में आपने कोई दिया वगैरह नहीं जलाना है। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं। जीवन साथी के सेहत की समस्या आ सकती है, बढ़ सकती है। युवाओं के लिए अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो युवाओं के लिए, जो मीन राशि के युवा लोग हैं, इनके लिए समय बहुत ही अच्छा अनुकूल है। लेकिन महिलाओं के लिए समय अच्छा नहीं है, महिलाओं के लिए समय ये उत्तम नहीं रहेगा। धन के साथ शरीर का भी नुकसान हो सकता है। अब मीन राशि के जो जातक हैं, जिनके लिए शुभ है उनको भी उपाय यही है, जिनके लिए अशुभ है उनके लिए भी उपाय एक ही है। जल, जो भी आपके पास में तीर्थ का जल है, उस जल में तीर्थों का जल मिलाएं और केसर मिला करके स्नान करें। महाभारत में वर्णित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद लाभकारी है। और ये सब कुछ करने के बाद अपने घर के मंदिर में अथवा देवालय में, अथवा अगर आपके घर में मंदिर नहीं तो ईशान कोण में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, भगवान श्री हरि नारायण का मंत्र है। इस मंत्र का तुलसी की माला में आप जाप करें और ग्रहण के बाद पीले कपड़े में 7 प्रकार के अन्न और कुछ दक्षिणा बांध करके गरीबों को दान करें अथवा किसी वृद्ध ब्राह्मण को भेंट करें, उसको प्रणाम करें।
इतना करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा और शुभ प्रभाव की उन्नति आपके ऊपर होगी। जी हाँ, तो इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए राशि अनुसार आपको शास्त्री जी ने बता दिया है और किस जातक को क्या करना है इसके बारे में भी जानकारी दे दी है। अब शास्त्री जी आपको ये बताएंगे जो बहुत अहम चीज है, जिसको अपनी राशि के बारे में ही नहीं पता, वो लोग क्या कुछ करें क्या ना करें और क्या सावधानियां बरत सकते हैं इस ग्रहण के दौरान। अब आपको ये बताएंगे। जी। देखिए ज्योत्सना बहन, आपको बता दूं, यद्यपि यद अंडे तत्पिंडे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, ऐसा लिखा है कि येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा प्रकाशते दृश्यते तो ग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। बहुत बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से भी आप जिस छोटी से छोटी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, उस छोटी से छोटी वस्तु को आप ज्योतिष के माध्यम से बड़े प्रकाश की ज्योतिष के माध्यम से बड़े रूप में देख सकते हैं। जैसे आपके हाथ में रखा हुआ आंवला है, आपको जैसे आंवला दिखाई पड़ता है उसी प्रकार से ग्रह के माध्यम से सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा मैं मानता नहीं कि इस भारतवर्ष में, इस भारत की धरती पर रहता हो और उसे अपनी कोई राशि मालूम ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी राशि मालूम नहीं है, तो आपने सभी के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उनको मैं बता दूं कि ग्रहण काल में तीर्थ स्नान करने का विशेष महत्व होता है। चंद्र ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र में स्नान करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए, ब्रह्मपुत्र में, सरस्वती में, यमुना में, आपके नजदीक जो भी तीर्थ है वहां स्नान करें। अगर वहां आप तीर्थ स्नान करने नहीं जा सकते तो वहां का जल ला करके घर में उसको मिला लें और उस तीर्थ के जल में स्नान करें। इसके बाद आपको जो भी मंत्र आता है, अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो राम नाम आता होगा। राम स्तवराज में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 96 करोड़ बार राम नाम का जप कर लेता है उसका मोक्ष हो जाता है। तो आप बैठ करके 4 घंटा राम नाम का 216 माला जाप करिए, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा शास्त्री जी, अब ये बताइए कि क्या कुछ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए बिल्कुल ठीक आपने बात पूछी है। चंद्र ग्रहण काल में हमें किसी भी व्यक्ति को, यह केवल हमें और आपको नहीं, जितने भी न्यूज 24 के दर्शक हैं या जो दर्शक नहीं उनको भी ये बता दें कि भूल करके भी ग्रहण काल में खुले आंखों से ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की जो गतियां हैं विषाक्त होती हैं। जब ग्रहण का समय आता है, राहु और केतु के कारण सारा वातावरण जो है विष से युक्त हो जाता है। बना हुआ जो पहले से भोजन है उसमें तुलसी या कुशा आदि डाल करके रखना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपके घर में दूध है, अचार है, दही है, जो कुछ भी खाने की सूखी गीली जो भी वस्तुएं हैं उसमें कुशा या तुलसी अवश्य डाल देना चाहिए, अन्यथा उस अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए, विषाक्त होता है, इसलिए उसको बाहर कीड़े मकोड़े आदि को खिला देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी दी।